नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। गाइज़, आज का जो वीडियो है यह ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि दिल्ली में रहते हैं और वह अपने मकान बनाने की सोच रहे हैं या उन्होंने अपना मकान बना लिया है, या अगर वह मकान बना रहे थे तो उनको कोई सीलिंग ऑर्डर या कोई डिमोलिशन ऑर्डर उनके मकान के अगेंस्ट में आ गया है। और ये वीडियो उन एडवोकेट्स के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा जो कि इस तरीके के केसेस कोर्ट में लड़ते हैं, जो कि डिमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट में या सीलिंग ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो गाइज़, बेसिकली इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि अगर आपने मान लो बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, और अगर आपने कोई मकान में रिपेयर करना है तब आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, या अगर आपकी बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई डिमोलिशन ऑर्डर या डिमोलिशन नोटिस या सीलिंग ऑर्डर या सीलिंग नोटिस कोई पास हो गया है तो आपको क्या करना है। और गाइज़, अगर मान लीजिए आप किस कॉलोनी में रहते हैं, किस तरीके के एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से जो है आपको उन केसेस को डिफेंड करना है। तो गाइस, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह हम लॉ की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे। अगर आपने मान लो अपना मकान बनाना शुरू करना है तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के हिसाब से सबसे पहले हम बात करेंगे इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या है। गाइस, सेक्शन 331 डील करता है इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग को लेकर। तो गाइस, बेसिकली इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग का मतलब वह होता है कि आप या तो किसी प्लॉट के ऊपर मकान बना रहे हैं, या आपने किसी मकान जो पहले ही बना रखा था उसको पार्ट्स में बांट रहे हैं, या आपने अगर कई सारे छोटे छोटे जो प्लॉट्स थे या उनको इकट्ठा करके अमलगमेट करके कोई मकान बना लिया है, या गाइस आपने कोई एक बिल्डिंग के अंदर जो है कुछ कमरे थे उसको तोड़ के नए कमरे बना लिए हैं। बेसिकली इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है सेक्शन 331 में दिया हुआ है, और यह बताता है कि अगर मान लो कोई आपने स्टॉल, शॉप, वेयर हाउस या गोडाउन या फैक्ट्री या गैरेज या बिल्डिंग जो है उसको, जो कि पहले से नहीं बनी थी, उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको इस तरीके का काम कोई भी करना है तो सेक्शन 332 कहता है कि आपको यह काम जो करना है बिना आपको कमिश्नर की परमिशन से नहीं करना है। और सेक्शन 333 कहता है अगर आपने जो इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग जो करनी है वह जो है तभी करनी है जब आपने जो है सैंक्शन बिल्डिंग प्लान, यानी कि आपने जो है अपनी बिल्डिंग का नक्शा जो है पास करा लिया है। गाइज़, बेसिकली सेक्शन 331 से लेकर 333 बात करते हैं कि इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या है, और अगर आपने कोई इस तरीके की इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग करनी है तो आपको उसकी पहले प्रायर परमिशन जो है कमिश्नर से लेनी पड़ेगी। गाइज़, अगर आपने मान लीजिए कोई रिपेयर वर्क भी करना है, यानी कि अगर आपने जैसे कि मान लो कोई एडिशन करनी है बिल्डिंग के अंदर, या टू मेक एनी अल्ट्रेशन और रिपेयर ऑफ अ बिल्डिंग इन्वॉल्विंग द रिमूवल और री इरेक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल और पार्ट वॉल, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बिल्डिंग में आपने कोई वॉल लगाई है या वॉल को तोड़ के दोबारा से बनाया है, या कोई दोबारा से वॉल लगा रहे हैं, और या आपने टू मेक एनी अल्ट्रेशन और रिपेयर फॉर फ्रेम, यानी फ्रेम ऑफ बिल्डिंग में अगर आपने कोई मान लो अल्ट्रेशन की है, या आपने कोई अल्ट्रेशन जो है बिल्डिंग में इस तरीके की है जो कि सब डिवीजन ऑफ एनी रूम इन सच बिल्डिंग सो एज़ टू कन्वर्ट द सेम इनटू 2 और मोर सेपरेट रूम्स, यानी कि आपने कोई इस तरीके का काम किया जो कि एक रूम को उसको 2 या 2 से ज़्यादा रूम में कन्वर्ट कर दिया, या कन्वर्जन ऑफ एनी पैसेज, कोई पैसेज तो था, स्पेस जो था बिल्डिंग में उसको रूम में या रूम्स में कन्वर्ट कर दिया, या आपने रिपेयर किया, रिमूव, कंस्ट्रक्ट या रिकन्स्ट्रक्शन और मेक एनी एडिशन टू एनी स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन in any portion of a building abutting on a street which stands within the regular lines of such street, यानी कि आपने कोई बिल्डिंग जो है जिसका रिपेयर किया, रिमूव किया है, कंस्ट्रक्ट या रिकन्स्ट्रक्ट किया जो कि उस स्ट्रीट पे पड़ती है, जो कि रेगुलर लाइन ऑफ सच स्ट्रीट में पड़ती है, या आपने क्लोज कर दिया परमानेंटली कोई डोर या विंडो इन एन एक्सटर्नल वॉल, यानी कि आपकी जो बाहर की वॉल थी उसके अंदर आपने कोई डोर को क्लोज करना है, या उसमें कोई नया डोर लगाना है, एक्सटर्नल वॉल लगानी है, तो या रिमूव या रिकन्स्ट्रक्ट किया, प्रिंसिपल कोई सीढ़ियाँ बनाई या रिमूव की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा, कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, कमिश्नर जो है एमसीडी को, कि आप जो है इस तरीके की इंटेंशन रखते हैं और आप ये काम करना चाहते हैं। गाइस, बेसिकली सेक्शन 331 बात करता है बिल्डिंग को बनाने के बारे में। सेक्शन 332 बात करता है कि आप जो है बिल्डिंग जो है विदाउट सैंक्शन बिल्डिंग प्लान बना नहीं सकते, और अगर आपने इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग करना है या आपने कोई रिपेयर करना है बिल्डिंग के अंदर तो आपको जो है इसकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर से। अगर आप इस तरीके की परमिशन नहीं लेते हैं तो गाइज़ वह जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी, और उसके खिलाफ जो है आपके सीलिंग ऑर्डर, डिमोलिशन ऑर्डर इस तरीके का जो है पास हो सकता है। गाइज़, आपको जो है जब भी कोई भी काम अपने मकान के लिए करना है, या तो आपने नया बनाना है या उसमें कोई भी चेंजेस करनी है, तो आपको जो है इसका सैंक्शन बिल्डिंग प्लान जो है डिपार्टमेंट से सैंक्शन कराना पड़ेगा, अन्यथा आपकी कंस्ट्रक्शन जो है
अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कहलाएगी। गाइज अगर आप नया मकान बना रहे हैं और आपने अपना नक्शा पास कराया है तो उसके अंदर एक टाइम फ्रेम दिया होता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपको अपना काम कंप्लीट करना है। अगर आप उस टाइम फ्रेम में अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, कमिश्नर को दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा कि जी मैं अभी नहीं बना पाया, मुझे जो है फ़र्दर जो है टाइम को एक्सटेंड किया जाए। अगर नहीं आप करते हैं तो यह भी जो है आपके अगेंस्ट में जाएगा, तो इसलिए आपको उसके लिए भी एक्सटेंशन के लिए जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। गाइस अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अगर आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो बेसिकली जो है वो 343, 344 और 345 ए हैं, जिसके अगेंस्ट में जो है अपील फाइल होती हैं, जो कि ATMCD कोर्ट में फाइल होती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 343 के बारे में। गाइस सेक्शन 343 बात करता है ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन एंड स्टॉपेज ऑफ बिल्डिंग एंड वर्क्स इन सर्टेन केस एंड अपील। बेसिकली ये बात करता है कि डिमोलिशन ऑर्डर के बारे में और स्टॉपेज ऑफ वर्क के बारे में और जो अपील्स वगैरह जो हम फाइल करते हैं। तो गाइस 343 का सब सेक्शन 1 कहता है वेयर द इरेक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क हैज़ बीन कमेंस्ड और इज़ बीइंग कैरिड ऑन और हैज़ बीन कंप्लीटेड विदाउट और कॉन्ट्रेरी टू सैंक्शन रेफर्ड इन सेक्शन 336। बेसिकली कहता है कि अगर मान लो कोई आपने बिल्डिंग बनानी शुरू की या आपने कोई भी किसी तरीके का बिल्डिंग में काम शुरू किया या आपने बिल्डिंग को बना लिया और वह जो है कॉन्ट्रेरी है, जो कि सेक्शन 336 में दिया हुआ है कि आपने बिना सैंक्शन बिल्डिंग के प्लान के जो काम किया है, जो कि आपने जो भी काम किया है बिना सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के किया है, या बाईलॉज जो बने हुए हैं। बेसिकली गाइस एक तो आपका ये एक्ट है और दूसरा बिल्डिंग बाईलॉज भी हैं जो कि बताते हैं कितनी क्या हाइट होनी चाहिए वॉल की, किस तरीके से होना चाहिए, क्या आपको करना है। अगर मान लो आपने बिल्डिंग बाईलॉज को फॉलो ना करते हुए आपने अगर कोई किसी तरीके की बिल्डिंग बनाई है तो द कमिश्नर क्या करेगा, इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में जो एक्शन ले सकता है उसके अलावा भी जो है क्या करेगा, एक ऑर्डर कर सकता है दैट सच इरेक्शन और वर्क शैल बी डिमोलिश्ड बाय द पर्सन, यानी कि जो उसने काम जो किया है आदमी ने उसको वह तोड़ दे, एट हुज इंस्टेंस द इरेक्शन ऑफ वर्क हैज़ बीन कमेंस्ड और इज़ बीइंग कैरिड आउट और हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि जिस आदमी ने वह काम जो किया है या जिसके इंस्टेंस पे हुआ है, जिसके कहने पे हुआ है या जिसने वह काम किया है उसको जो है टाइम का विद इन सच टाइम पीरियड, यानी कि 5 दिन का उसको नोटिस देगा, 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। 5 से लेकर 15 दिन तक का कोई भी टाइम वह दे सकते हैं कि वह जो है उस काम को जो बेसिकली अपने मकान को जो है तोड़ ले। द ब्रीफ स्टेटमेंट रीजन दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन। तो बेसिकली वह जो है डिमोलिशन का ऑर्डर पास कर सकता है। तो गाइस बेसिकली यह सेक्शन कहता है कि अगर मान लो आपने कोई भी मकान बिना सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के बनाया या आपने आपने जो भी मकान बेसिकली बिना बिल्डिंग सैंक्शन प्लान के बनाया है तो कमिश्नर जो है, या कॉन्ट्रावेंशन में बिल्डिंग प्लान के बनाया है तो कमिश्नर जो है उसमें जो है डिमोलिशन ऑर्डर पास कर सकता है। इसमें प्रोविजन दिए प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन शैल बी मेड अनलेस द पर्सन हैज़ बीन गिवन बाय मीन्स ऑफ अ नोटिस सर्व्ड इन सच मैनर एज द कमिश्नर में थिंक फिट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज वाई सच ऑर्डर शैल नॉट बी मेड। बेसिकली इसमें प्रोविजन दिए हुए कहते हैं कि जो भी है ऑर्डर जो है कमिश्नर जो पास करेगा वह तब तक नहीं करेगा जब तक जो है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शो कॉज नोटिस, बेसिकली उसको जो है नोटिस जाएगा, उस नोटिस के अंदर अगर नहीं दिया क्योंकि ये वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो जाएगा। जैसे कि कहते हैं कि भाई नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि आदमी को सुनना चाहिए, उसको सुनने के बाद ही जो है आपको उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। तो ये प्रोविजन यही कहती है कि अगर मान लो ऑर्डर जो पास होगा वह तभी पास होगा जब उसको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यानी आपको जब नोटिस आएगा। तो गाइस मेरा ये कहना है अगर जब भी आपको नोटिस आता है तो उसको आपको रिप्लाई देना चाहिए, अन्यथा माना जाएगा कि आपको जो है उसके लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सेकेंड प्रोविजन दी हुई है वो कहती है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द इरेक्शन ऑफ द वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड द कमिश्नर मे बाय द सेम ऑर्डर और बाय अ सेपरेट ऑर्डर whether made at the time of the issue of the notice under the first proviso or at any other time direct the person to stop the erection of work until the expiry of the period within which an appeal against an order of demolition if made may be preferred under subsection 2। गाइस ये कहता है कि इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए कोई आपने कहता है कि फर्दर दैट वेयर दैन इरेक्शन ऑफ वर्क हैज़ नॉट बीन, अगर मान लो काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, कमिश्नर उसी ऑर्डर से या कोई एक सेपरेट ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें वो कह सकता है कि जब तक जो है मान लो अगर आपने अपील फाइल की हुई है तो वह नहीं डिसाइड होती तब तक जो है आप उस काम को रोक दें। गाइस इसका सबसेक्शन 2 कहता है
any person aggrieved by an order of the commissioner made under subsection 1 may prefer an appeal against the order to the appellate tribunal within the period specified in the order for demolition of the erection of work to which it relates। गाइस बेसिकली कहता है अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर पास किया और कमिश्नर ने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया और आप उससे सेटिस्फाई नहीं आया तो आप उसकी अपील कहाँ फाइल कर सकते हैं, एपिलेट ट्रिब्यूनल में। गाइस एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है एमसीडी का वह 30,000 कोर्ट में है और दिल्ली के जितने भी केसेस जो हैं रिलेटेड हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन से वो सारे के सारे एटीएमसीडी में फाइल होते हैं। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके अंदर फाइल होते हैं। यह जो है आप जिसको जो आपका कंसर्न एडवोकेट है वह आपको अच्छे से बता सकता है और आप खुद भी वहाँ जाके जो है उसका फॉर्मेट जो है ले सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली कहता है कि अगर आप एग्रीव्ड हैं कमिश्नर के ऑर्डर से तो आप एटीएमसीडी में जो है अपील फाइल कर सकते हैं। इसका सबसेक्शन 3 कहता है वेयर एन अपील इज़ प्रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 2 अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द डिमोलिशन द एपिलेट ट्रिब्यूनल में subject to the provisions of subsection 3 of section 347C stay the enforcement of that order on such terms if any and for such period as it may think। यानी कहता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि जो डिमोलिशन ऑर्डर जो है जो पास किया है उसको वह जो है स्टे कर सकता है या कोई ऑर्डर जो कोर्ट को लगता है फिट लगता है वह जो है कर सकता है। इसमें प्रोविजन दी हुई है इसके सबसेक्शन में, कहते हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर द इरेक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड एट द टाइम of making of the order of demolition, no order staying the enforcement of order of demolition shall be made by the appellate tribunal unless security sufficient to the option of the said tribunal has been given by the appellant for not proceeding with such erection or work pending the disposal of the appeal। गाइस बेसिकली कहता है कि अगर मान लो कोई बिल्डिंग जो है जिसका इरेक्शन का जो काम जो शुरू किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ है और डिमोलिशन ऑर्डर उसके पास उसके अगेंस्ट में पास हो गया तो एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है क्या वो जो है यह रिलीफ नहीं देगा जब तक कि वह जो है सफिशिएंट सिक्योरिटी जो है उस जो कोर्ट ट्रिब्यूनल को लगती है वह जो है अपीलेंट ने जो है दे दी है। अगर नहीं देगा वह अपीलेंट उस तरीके की सिक्योरिटी अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो फिर जो है वह जो है उसमें स्टे ग्रांट नहीं करेगा। गाइस का सबसेक्शन 4 कहता है दैट नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट एप्लीकेशन और ऑर्डर प्रोसीडिंग फॉर इंजंक्शन और अदर रिलीफ अगेंस्ट द कमिश्नर टू रिस्ट्रेन हिम फॉर टेकिंग एनी एक्शन और मेकिंग एनी ऑर्डर इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। गाइस बेसिकली यह क्या करता है, यह कोर्ट को जो है बार करता है कि अगर मान लो कोई डिमोलिशन ऑर्डर पास हो गया है तो आप जो है इसका जो केस है किसी कोर्ट में सिविल कोर्ट में आप केस नहीं फाइल करेंगे, जो भी केस जो फाइल होगा वह जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है फाइल होगा। अगर जनरली गाइस क्या करते हैं कई बार एडवोकेट्स को भी नहीं पता होता है और क्लाइंट को भी नहीं पता होता है तो क्या करते हैं वह इंजंक्शन का सूट जो है फाइल कर देते हैं कोर्ट्स के अंदर, जो कि स्पेसिफिकली जो सेक्शन 343 का सबसेक्शन 4 जो है बार करता है और इससे डिले कॉज होगा और यह जो है मेंटेनेबल नहीं है सूट, तो इसका जो है खामियाजा जो है आपके क्लाइंट को भुगतना पड़ सकता है। गाइज इसका सबसेक्शन 5 कहता है कि सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर मेड बाय दी administrator or appeal under section 347D even or every order made by the appellate tribunal on appeal unless this section and subject to the order of the administration appellate tribunal on appeal the order of demolition made by the commission shall be final and conclusive। कहते हैं कि अगर मान लो बेसिकली अपील में कोई डिसाइड हो गया आपके फेवर में कोई डिसीजन आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर जो ऑर्डर जो कमिश्नर का है वह जो है फाइनल होगा और कंक्लूसिव होगा। यानी कंक्लूसिव बेसिकली कंक्लूसिव का मतलब ये है कि उसमें फर्दर जो है एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। गाइस सेक्शन का सबसेक्शन 6 343 का कहता है कि वेयर नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन मेड बाय द कमिश्नर अंडर सबसेक्शन 1 और वेयर एन ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन मेड बाय द कमिश्नर अंडर दैट सबसेक्शन हैज़ बीन कन्फर्म्ड एन अपील वेदर और विदाउट वेरिएशन बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल इन केस वेयर नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बाय द administration in case where an appeal has been preferred against the order of the appellate tribunal, the person against whom the order has been made shall comply with the order within the period specified therein or as the case may be within the period if any fixed by the appellate tribunal or administration an appeal, and on the failure of the person to comply with the order within such period the commissioner may himself cause the erection of the work of which the order relates to be demolished and the expenses of such demolition shall be recovered from such person as an area ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट। गाइस बेसिकली सेक्शन कहता है कि मान लीजिए या तो कोई आप अगर अपील में गए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आपको रिलीफ दे दी, अगर जो आपको कोई रिलीफ नहीं मिली
तो जो है जो कमिश्नर का जो ऑर्डर है वह फाइनल हो जो है उसके अंदर क्या होगा वह जो है फिर आपको जो है वो डिमोलिशन का एक्शन अपना आपके अगेंस्ट में होगा। आपको या तो वह खुद तोड़ना पड़ेगा, और अगर आप खुद नहीं तोड़ते हैं तो एमसीडी जो है उसको तोड़ेगी, और तोड़ने का भी पैसा गाइस आपसे लेगी, कुछ घंटे के हिसाब से चार्ज करती है एमसीडी, और वह जो है आपको एज ए एरियर ऑफ टैक्स हो जाएगा, और वह आपके जो मकान है या जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर एक लाइबिलिटी हो जाएगी। तो वह आपको पैसा जो है देना पड़ेगा मकान तोड़ने का भी। तो गाइज़ बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये, अगर मान लो आप मकान बना रहे हैं तो गाइज़ आप सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से बनाएं, अगर नहीं बनाएंगे तो आपको जो है काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और आपके खिलाफ जो है डिमोलिशन ऑर्डर भी पास हो सकता है। गाइज़ अब सेक्शन 344 के बारे में बात करते हैं। वह बात करता है ऑर्डर ऑफ स्टॉपेज ऑफ बिल्डिंग ऑफ वर्क इन सर्टेन केसेस, यानी कि आप जो है वर्क स्टॉप नोटिस जो है मिल जाता है, और आपको जो है कब किस सर्टेन केसेस में जो है ऑर्डर हो सकता है आपके जो आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसको रोकने का। गाइस ये कहता है वेयर द इरेक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क हैज़ बीन कमेंस्ड और इज़ बीइंग कैरिड आउट, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग और या कोई आप काम इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई आप इस तरीके का काम कर रहे हैं जो शुरू कर दिया है या जो चल रहा है और जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है और जो कि कॉन्ट्रेरी है किसके सैंक्शन रेफर्ड इन सेक्शन 3, जो आपने मान लो या आपने कोई मकान जैसे सैंक्शन मतलब आपने लिया था नक्शे के पास कराया था 300 सेक्शन 336 के हिसाब से, और आप उसके हिसाब से मकान नहीं बना रहे हैं, उसके कॉन्ट्रावेंशन में बना रहे हैं, से विच सच सैंक्शन हैज़ बीन अकॉर्डेड और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी और या कोई भी प्रोविज़न जो इस एक्ट में दिया हुआ है उसके कॉन्ट्रावेंशन में जो है या बिल्डिंग बाई लॉज बना रखे हैं उसके अगेंस्ट में आप कोई मकान बना रहे हैं, और द ऑर्डर द पर्सन ऑन हुज इंस्टेंस बिल्डिंग क्या कहते हैं बेसिकली कहता है कमिश्नर में इन एडिशन टू द अदर एक्शन, कमिश्नर मतलब जो एक्शन ले रहे हैं उसके एडिशन में भी जो क्या कर सकता है दैट मे बी टेकन अंडर द एक्ट बाय ऑर्डर रिक्वायर द पर्सन एट हुज इंस्टेंस द बिल्डिंग वर्क हैज़ बीन कमेंस्ड और बीइंग कैरिड आउट ऑन द स्टॉप दी सेम फोर्थ विद, यानी कि बेसिकली ये कहता है सेक्शन का सब सेक्शन 1 की अगर मान लीजिए आप जो है बिल्डिंग जो आपने बनानी शुरू की या आपके भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग शुरू कर दिया लेकिन आपकी इरेक्शन जो है भी कंप्लीट नहीं हुई है, वह आपने या आपने अगर बिल्डिंग सैंक्शन प्लान कराया था और उसकी कंट्रावेंशन में कोई बना रहे हैं तो एक्शन जो और हो सकते हैं उसके अलावा जो है कमिश्नर जो है आपको जो है वर्क स्टॉप करने का जो है नोटिस भी भेज सकता है, यानी आपके खिलाफ जो है आपको जो है वर्क स्टॉप करने का भी नोटिस जो है आ सकता है। गाइस इसका सबसेक्शन 2 कहता है if an order made by the commissioner under section 343 or under subsection 1 of this section directing any person to stop the erection of any building or execution of any work is not complied with, यानी कि अगर मान लीजिए आपने जो है जो 343 में आपके अगेंस्ट डिमोलिशन का ऑर्डर पास किया या 344 में आपको वर्क स्टॉप नोटिस को दिया, आपने उसको कंप्लाई नहीं किया, तो द कमिश्नर मे रिक्वायर एनी पुलिस ऑफिसर टू रिमूव सच पर्सन एंड ऑल हिज असिस्टेंट्स एंड वर्कमैन फ्रॉम द प्रीमाइसेस। तो क्या होगा, कमिश्नर जो है पुलिस की असिस्टेंस ले सकता है क्या करने में, आपको पुलिस को करेगा जो वर्कमैन है उनको पकड़ने के लिए, और जो है वहाँ पे जो भी उसको मिलता है जो भी प्रीमाइसेस में जो भी सामान मिलता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको सीज़ कर लेगा, टूल मशीनरी जो भी हैं स्कैफोल्ड्स हैं और अदर थिंग्स यूज्ड इन इरेक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रिक्विजिशन ऑफ सच पुलिस ऑफिसर शैल कंप्लाई विद रिक्विजिशन अकॉर्डिंगली। यानी कि क्या कर सकता है, अगर आपने काम नहीं रोका 343 में आपने मकान बनाया, डिमोलिशन ऑर्डर हुआ, आपने नहीं रोका, 344 में भी आपने नहीं रोका, तो अगर वहाँ पे कमिश्नर जो है पुलिस को कह सकता है कि पुलिस जो है आपका जो सामान वहाँ पे रखा है, सामान तामझाम जो मटेरियल है वह उठा के वहाँ से ले जा सकती है। और गाइस इसका 344(2) का 2A कहता है कि एनी ऑफ द थिंग्स कॉज टू बी सीज बाय द कमिश्नर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 326। गाइस ये कहता है कि अगर जो आपका जो सामान पकड़ा है जो कि 326 में प्रोविज़न दिया है कि कैसे डिस्पोज़ करना है कोई भी मटेरियल जो उसके पास है, तो उसको क्या करेगा उसके अकॉर्डिंगली डिस्पोज़ कर सकता है। मान लिया आपका मटेरियल जो उसे बेच सकता है, जो उसकी कॉस्ट लगी वो आपसे रिकवर कर सकता है और बाकी पैसा आपको दे सकता है। गाइस 344 का सबसेक्शन 3 जो कहता है आफ्टर द रिक्विजिशन अंडर सबसेक्शन 2 हैज़ बीन कंप्लाइड विद द कमिश्नर में इफ़ ही थिंक्स फिट डेप्यूट बाय अ रिटन ऑर्डर अ पुलिस ऑफिसर और अ म्यूनिसिपल ऑफिसर और अदर म्यूनिसिपल एम्प्लॉय टू watch the premises in order to ensure that erection of building or execution of the work is not continued। बेसिकली कहता है कि अगर मान लीजिए आपने जो ऑर्डर जो रिक्विजिशन जो है सेक्शन 2 में कंप्लाई करने के लिए कमिश्नर क्या कर सकता है, अगर उसको लगता है तो वहाँ पे या तो किसी पुलिस ऑफिसर को लगा सकता है या कोई एमसीडी के एम्प्लॉय को डिप्यूट कर सकता है कि वहाँ पे जो है इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है ना हो या वर्क जो है वहाँ पे दोबारा से कंटिन्यू ना हो।
और गाइस इसका सबसेक्शन 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वह कहता है कि वेयर अ पब्लिक ऑफिसर और अ म्यूनिसिपल ऑफिसर और अदर म्यूनिसिपल एम्प्लॉय हैज़ बीन डिप्यूटेड अंडर सबसेक्शन 3 टू वॉच द प्रीमाइसेस, द कॉस्ट ऑफ सच डेप्यूटेशन शैल बी paid by the person at whose instance such erection or execution is being continued, or to whom notice under subsection 1 was given, and shall be recoverable from such person as arrears of tax under this act। बेसिकली ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपने नहीं रोका है काम, तो अगर आपको सबसेक्शन 1 में नोटिस आया हुआ है, तो क्या होगा, जो आदमी भी जो डिप्यूट किया है सबसेक्शन 3 में, या कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई एमसीडी का ऑफिसर है, तो उसका जो वहाँ पे रोक देखने के लिए जिस आदमी को लगाया, उसका पैसा भी जो है, जिसने जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन शुरू की थी या जिसके इंस्टेंस पे हुई थी, वह पैसा देगा, और वह जो उससे एरियर्स ऑफ रेंट के तरीके से वसूल किया जाएगा। गाइस सेक्शन 345 बात करता है पावर ऑफ अ कमिश्नर टू रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ वर्क, यानी कि बेसिकली कहता है कि अगर मान लो कोई आप जो काम कर रहे थे सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से भी कर रहे थे, अगर कमिश्नर को लगता है कि जो है उसमें कोई आपको अल्टरेशन करनी है, तो कमिश्नर उसका ऑर्डर कर सकता है और उस ऑर्डर को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। गाइस अब हम बात करते हैं सेक्शन 345A। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें जो बेसिकली जो है ये सीलिंग ऑर्डर के बारे में बात करता है। गाइस सेक्शन 345A कहता है पावर टू सील अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, यानी कि कहता है इट शैल बी लॉफुल द कमिश्नर एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन अंडर सेक्शन 343। ये कहता है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर द, मतलब यह कमिश्नर के लॉफुल होगा कि किसी भी टाइम पे, जबकि कब, बिफोर और आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन, यानी कि डिमोलिशन ऑर्डर होने से पहले या डिमोलिशन ऑर्डर होने के बाद सेक्शन 343 में, और द स्टॉपेज ऑफ इरेक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क अंडर सेक्शन 343 और अंडर सेक्शन 344, यानी 343 या 344 का आपको वर्क स्टॉप नोटिस आया है, उसके बाद टू मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द सीलिंग ऑफ सच इरेक्शन ऑफ वर्क, यानी कि ऑर्डर कर सकता है उस जो आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको सील करने के लिए, और वर्क और ऑफ द प्रीमाइसेस इन विच सच इरेक्शन ऑफ वर्क इज़ बीइंग कैरिड, यानी कि उस या तो आपको उसका वो सील कर सकता है और उस प्रीमाइसेस को भी सील कर सकता है जिसमें यह जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो है हो रही है और हैज़ बीन कंप्लीटेड, और जहाँ पे यह कंप्लीट हो चुकी है इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, यानी कि वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और फॉर प्रिवेंटिंग एनी डिस्प्यूट एज टू द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सच इरेक्शन ऑफ वर्क। बेसिकली ये इसका मेन पर्पस ये है कि ताकि कि नेचर ऑफ जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसका कोई डिस्प्यूट ना हो, और कितनी एक्सटेंट हो चुकी है उसको मेजर करने के लिए जो है बेसिकली सेक्शन 345A जो है आपका सीलिंग कर सकता है। यानी कहता है अगर आपका मान लो डिमोलिशन ऑर्डर पास हुआ या आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, आपका इवन डिमोलिशन ऑर्डर पास हुआ है या नहीं हुआ है, शो कॉज नोटिस आपको आया है नहीं आया, उससे पहले या उसके बाद में अगर आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कमिश्नर के पास पावर है, वह जो है आपके जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को सील कर सकता है, या अगर आपने मान लो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है तो आपका कंप्लीट होने के बाद भी जो है वह उस प्रॉपर्टी को सील कर सकता है, यह पता करने के लिए कितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी और किस एक्सटेंट तक आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखी है। गाइस 345A का 2 कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है कि वेयर एनी इरेक्शन ऑफ वर्क और एनी प्रीमाइसेस इन विच एनी इरेक्शन ऑफ वर्क इज़ बीइंग कैरिड ऑन हैज़ और हैज़ बीन सील्ड, the commissioner may for the purpose of demolishing such erection of work in accordance with the provisions of this act order such seal to be removed। गाइस ये कहता है कि बेसिकली कमिश्नर के पास इरेक्शन ऑफ वर्क और इरेक्शन ऑफ वर्क इज़ बीइंग कैरिड आउट और हैज़ बीन सील्ड, जो कि आपने जहाँ पे कहीं सील कर दिया, कमिश्नर जो है क्या कर सकता है, सील को खोलने के लिए भी कह सकता है, पर लेकिन पर्पज़ क्या होगा, डिमोलिशन ऑफ सच इरेक्शन, यानी कि और इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, यानी कि इस एक्ट के हिसाब से जो है वह जो है उसको परमिशन दे सकता है डिमोलिश, या तो भाई खुद कर लो, या डिमोलिशन करने के लिए जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को वह सील को खोलने के लिए भी कह सकता है। गाइस इसका सबसेक्शन 3 कहता है नो पर्सन शैल रिमूव द सील एक्सेप्ट, यानी कोई भी आदमी जो है सील को रिमूव नहीं करेगा। कौन सी इसमें एक्सेप्शन क्या है, नंबर 1 क्या दैट ए कहती है अंडर एन ऑर्डर मेड बाय द कमिश्नर अंडर सबसेक्शन 2, यानी कि कमिश्नर ने सबसेक्शन 2 में ऑर्डर किया तोड़ने के लिए, तब क्या है एमसीडी आएगी, आपका मकान तोड़ेगी, सील खोलेगी, तोड़ेगी और फिर उसके बाद दोबारा सील कर देती है। और अंडर एन ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल और एन एडमिनिस्ट्रेशन मेड इन एन अपील अंडर दिस एक्ट, या अगर मान लो आपने अपील फाइल की थी इस 345 के, जैसे आपके अगेंस्ट सीलिंग ऑर्डर पास हुआ था और आपने कोई अपील फाइल की थी और उस अपील में जो है ATMCD ने, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आपको जो है रिलीफ दे दी, तब जो है आपकी सील खुल सकती है। अदरवाइज़ जो है सील किसी और प्रोविज़न में
नहीं खुल सकती। गाइस सेक्शन 346 बात करते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। गाइस जब आपने अपनी कंस्ट्रक्शन कर ली तो आपको जो है अपना जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए। और गाइस बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है अप्लाई कर दिया तो क्या कहते हैं, या तो 30 डेज़ में आपको रिसिप्ट मिल जाएगी कि कंप्लीशन की हो जाएगी, या तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला। और अगर मान लो नहीं आती है आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आप मान लीजिए कि डीम्ड आपकी जो है परमिशन जो है कंप्लीशन की आपको मिल गई है। गाइज ये तो कानून हो गया कि बेसिकली अगर आप मकान बना रहे हैं, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है आप लोग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मकान बनाने से पहले आपको क्या करना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप मकान तो बना लेते हैं लेकिन आप जो है आपने मकान बनाना शुरू किया या आपको पता नहीं था या नॉलेज नहीं थी कि क्या कानून है, किस तरीके से आपको सैंक्शन लेनी है, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराना है, और आप नहीं करा पाए और इन द मीन टाइम आपके खिलाफ डिमोलिशन ऑर्डर या डिमोलिशन नोटिस पास हो गया। तो गाइस इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन एक तो रह जाती है, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में इमीडिएटली अपील फाइल करें, क्योंकि अगर आप अपील नहीं फाइल करेंगे, कोई स्टे कोर्ट से नहीं होगा तो एमसीडी आपकी बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन ले सकती है। गाइस अगर मान लीजिए एक दूसरी ऑप्शन आपके पास एक और भी है, वह है रेगुलराइज़ कराने की। आप अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज़ करा सकते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन जो है रेगुलराइजेशन की जो है वह आप एमसीडी के अंदर फाइल करेंगे और वह जो है आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी। अगर मान लो आपकी परमिसिबल लिमिट में होगी तो कई बार आर्किटेक्ट जो आपकी परमिसिबल लिमिट में होगी तो वह जो है आपको जो है आपकी जो बिल्डिंग जो है उसको जो है रेगुलराइज़ कर देगी। गाइस बेसिकली आपको रेगुलेशन की एप्लीकेशन लगाने के लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत होगी जो कि एमसीडी का अप्रूव्ड आर्किटेक्ट हो। वह जो है एप्लीकेशन लगाएगा और उसमें वह नक्शे वगैरह लगाएगा, सारी चीज़ें लगा के आपकी एप्लीकेशन लगाएगा ताकि आपकी बिल्डिंग के ख़िलाफ़ जो है कोई एक्शन ना हो। गाइस मेरा यही कहना है कि बेसिकली आप एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन किया है। गाइस कॉलोनी भी बेसिकली 3 तरीके की, एक तो अनऑथराइज कॉलोनी होती है जिसको हम यूए कहते हैं, दूसरी होती है अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी, यानी कि जो कॉलोनी पहले तो अनऑथराइज थी लेकिन अब रेगुलराइज हो गई है, और गाइस तीसरी होती है अप्रूव्ड कॉलोनी। तो गाइस बेसिकली इसमें जो है आपने एक स्पेशल प्रोविज़न एक्ट है 2011 का, उसके हिसाब से अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की अनऑथराइज कॉलोनी में हुई है तो वह प्रोटेक्टेड है, तो उसके खिलाफ़ जो है एमसीडी एक्शन नहीं ले सकती है। और गाइस अगर मान लीजिए कोई अप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन 2006 से पहले की हुई है तो भी उसके अगेंस्ट जो है एमसीडी जो है एक्शन नहीं ले सकती है। तो गाइज़ मेरा यही कहना है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी एप्लीकेशन रेगुलराइजेशन की लगाई है, या तो आप अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज़ कराइए या उनको यह शो कीजिए कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है प्रायर टू 2014 है, अगर अनऑथराइज कॉलोनी है, या रेगुलराइज 2007 से आपकी पहले की जो है अनऑथराइज आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वह है, तो वह प्रोटेक्टेड होगी जब तक वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट जो है एप्लीकेबल है। तो गाइज़ मेरा यही कहना है कि अगर आपने मकान बनाना है तो आप जो है उसको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज़ आप नोट कर लें। अगर आपने मकान बनाना है, आपने अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं की है, तो आपको सैंक्शन बिल्डिंग प्लान लेना है, अपना बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराएं और बड़ी आसानी से आजकल सैंक्शन हो जाता है। इवन जो है आपको ऑनलाइन भी सैंक्शन मिल रही है आजकल, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, सभी जगह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने मकान का नक्शा जो है पास करा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना मकान बनाइए, आपको कोई भी एमसीडी का अफसर इसमें तंग नहीं कर सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके से मतलब आपने जब मकान बनाना शुरू किया तो अगर आपने बनाना शुरू कर चुके हैं या आप तो उसको विद इन आप जो है जैसे कवरेज का दे रखा है कि मान लो मकान जो है 100 गज से कम का है, कोई भी कवरेज जो 100% तक आप कवरेज कर सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से मकान बनाएं ताकि आपकी बिल्डिंग आगे चल के रेगुलराइज हो जाए। क्योंकि अगर आपकी बिल्डिंग एक बार अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में बुक हो गई तो गाइस फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिल्डिंग को बचाना। बेसिकली आपको क्या करना है, इन केस आपकी बिल्डिंग अगर बुक भी हो गई तो आपको नोटिस आता है, उस नोटिस का रिप्लाई देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो लगेगा एमसीडी को कि आपको कुछ भी नहीं कहना, आप कुछ नहीं कहना चाहते और आप जो है उस ऑर्डर को मान रहे हैं। गाइस बेसिकली वो ऑर्डर जो है आपका वो हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा और आपके खिलाफ़ जो है एक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये करना है कि जैसे ही ऑर्डर आपके खिलाफ़ होता है उसका नोटिस का जो टाइम फ्रेम दिया उसमें जो है आप जो है अपनी रिप्लाई जो फाइल करें और उसको ओपन रखें कन्वर्सेशन को। ऐसा ना करें कि आप रिप्लाई में ऐसा लिख दें जो कि फिर आपके लिए आगे चल के दिक्कत पैदा करे। तो गाइज़ अगर मान लो आपके खिलाफ़ कभी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर वगैरह पास हो जाता है या आपके डिमोलिशन ऑर्डर शो कॉज नोटिस आ जाता है और आपको लगता है कि तो मेरे को आप मैसेज करें, कमेंट में लिखें कि भाई हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डेफिनेटली आपको इसका जो है उपचार ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि मेरा बेसिकली काम ही है, पिछले 10 साल से मैं इसी तरीके के केसेस देख रहा हूँ।
तो अगर आपको किसी भी तरीके का इस तरीके का आएगा तो निःशुल्क मैं आपको जो है आपकी मैक्सिमम कोशिश करूँगा हेल्प करने की कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप जो है डॉक्यूमेंट्स लगाएं जब आप रिप्लाई फ़ाइल कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बिल्डिंग बच जाए और उसके खिलाफ़ कोई एक्शन ना हो सके गाइज़। क्योंकि आदमी मकान बनाने में अपने पूरी जीवन की पूंजी लगा देता है और अगर मान लो बनने के बाद वह मकान टूट जाए तो गाइज़ बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए कई बार आदमी जो है बिना नॉलेज की वजह से भी फंस जाता है गाइज़। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने मान लो एडवोकेट जो है उसने केस जो है आपका यहाँ पे फाइल कर दिया या उसको भी अवेयरनेस नहीं थी लॉ की और यहाँ फाइल कर दिया, इन द मीन टाइम जो है एमसीडी आपके खिलाफ़ एक्शन ले लेगी, क्योंकि जो है कोर्ट के पास जो पावर ही नहीं है, जुरिसडिक्शन ही कोर्ट की नहीं है, तो कोर्ट उस केस को ट्राई ही नहीं कर सकता। तो आपका जो केस जो फाइल होना चाहिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में होना चाहिए, अपील फाइल होनी चाहिए और किसी ऐसे एडवोकेट से कराएं जिसको कि नॉलेज हो या जिसने इस तरीके के केसेस ऑलरेडी पहले किए हुए हों या जो कि क्या कहते हैं कीन हो लर्न करने में बेसिकली। इसके अलावा और कोई सेक्शन इसमें है नहीं पूरे डीएमसी एक्ट में जो कि बिल्डिंग की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन से डील करते हो। और गाइज़ अगर आपने आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से सुना होगा या ध्यान से देखा होगा तो मेरा मानना ये है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एडवोकेट की, या किसी एडवोकेट की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी कि अपील वगैरह फाइल करनी पड़ेगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या रिप्लाई देना है, किस तरीके का रिप्लाई देना है। गाइज़ कभी भी भूल कर भी ऐसा ना करें कि जो आपको नोटिस है उसका रिप्लाई ना दें। लोग बाग सलाह देते हैं कि आप रिप्लाई मत करो, नोटिस दब जाएगा, ये हो जाएगा। एटलीस्ट आपका रिप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वह रिकॉर्ड पे रिप्लाई आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप एटीएमसीडी में भी केस फाइल करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास रिप्लाई होगा कि आपने यह रिप्लाई किया। रिप्लाई थोड़ा सा दिमाग से बनाना है और बड़े इंटेलिजेंट वे में बनाना है, क्योंकि अगर बेसिकली आपने रिप्लाई फ़ाइल किया और रिप्लाई को उन्होंने कंसीडर किया कि भाई आपने उन्होंने रिप्लाई को लगा कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि शो करता हो कि बिल्डिंग रेगुलराइज हो सकती है, या जो है आपका जो रिप्लाई ऐसा है कि जो कि शो करता है आपकी बिल्डिंग जो है नॉर्थ स्कूल में 2014 से पहले की है या कोई रेगुलर उसमें 2007 से पहले की है। इस तरीके का अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया है या आपने उसके साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं तो गाइस फिर आपकी बिल्डिंग बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि दिल्ली में किसी भी आदमी की बिल्डिंग टूटे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके खिलाफ़ कोई डिमोलिशन ऑर्डर या सीलिंग ऑर्डर पास हो गया है। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनके मकान जो हैं टूटने से बच सकें। धन्यवाद दोस्तों।